Hello students, this is Dr. Anju Beniwal from Government Mira Girls College, उदयपुर। आज हम MA फाइनल के पेपर 9th B दैट इज़ पॉलिटिकल सोशोलॉजी उसमें प्रजातांत्रिक व्यवस्था के बारे में, जैसा कि हमने अपने पहले के वीडियो में पढ़ा था कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था क्या होती है, किस प्रकार से प्रजा जो है उसका महत्वपूर्ण भूमिका होती है सरकार के बनाने में, और उसके साथ साथ उसकी परिभाषाएं, उसकी विशेषताएं और उसके प्रकार को पढ़ा था। तो एक बार पुनः हम लोग थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, देख लेते हैं कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था क्या होती है। जैसा कि मैंने आपको पहले के वीडियो में बताया था कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें कि किसी भी राजनीति व सरकार में सभी जाति, भाषा, धर्म, लिंग के लोग जो हैं वो समान रूप से भाग लेने के लिए स्वतंत्र होते हैं, यानी सबको समान अधिकार प्राप्त होते हैं उस राजनीति व सरकार में भाग लेने के लिए, और उन्हें समान रूप से सामाजिक न्याय के अवसर मिलते हैं, यानी किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता। और इस प्रकार के मूल्यों व नियमों के संदर्भ में हमें जो व्यवस्था एक दिखाई देती है, उसी व्यवस्था को हम प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक व्यवस्था कहते हैं। इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि प्रजातंत्र के मूल सिद्धांत क्या हैं, व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो क्योंकि प्रजातंत्र सरकार की प्रणाली ही नहीं है, बल्कि ये है जीवन का एक आदर्श। एक आदर्श जीवन जीने के लिए जो चीज़ें की ज़रूरत होती है वो सब इसके बेसिस होते हैं, प्रजातंत्र के आधार होते हैं। तो इस प्रकार से हम कुछ इसके प्रिंसिपल्स की बात करेंगे, कुछ सिद्धांतों की बात करेंगे। तो सबसे पहला जो सिद्धांत आता है समानता, कि प्रजातंत्र जो है वो समानता के सिद्धांत पर आधारित है। जैसा कि मैंने उसकी डेफिनेशन में बताया था कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था में जाति, भाषा, धर्म, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता, क्योंकि प्रजातंत्र समानता का पक्षधर है। वो मानकर चलता है कि समाज के सभी नागरिक समान हैं। सरकार की दृष्टि से उसमें किसी प्रकार से कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। सभी को समान सुविधाएं और अधिकार प्राप्त होते हैं, और समानता के इसी सिद्धांत के कारण अन्य प्रणालियों की अपेक्षा लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है उसको अधिक सम्मान मिलता है या उसको अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। नेक्स्ट है भाईचारा। भाईचारा भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अंदर पाया जाता है, कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अंदर सभी लोग आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग, जाति, धर्म, नस्ल व संप्रदाय के हों। सभी लोगों को एक समुदाय के सदस्य के रूप में माना जाता है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता। यानी हम कह सकते हैं कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति को भारत का समान नागरिक माना गया है। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष चुनाव, डायरेक्ट इलेक्शन। प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अंदर मूल आधार जो होता है इसका, वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव है, तथा वयस्क मताधिकार बिना किसी भेदभाव के सभी व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है। जो भी व्यक्ति 18 साल से ऊपर हो जाता है उसे मतदान करने का अधिकार प्राप्त होता है, चाहे वो किसी भी जाति, भाषा, धर्म, वर्ग, नस्ल का हो। मत देने की ये जो आयु है वो विभिन्न देशों में अलग अलग है, और जैसा मैंने आपको बताया कि भारत के अंदर ये आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है। नागरिक गुण, सिविक वर्च्यूज। जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था है उस प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अंदर ये विचार सन्निहित होता है, ये विचार पाया जाता है कि लोगों में प्रजातंत्रीय व्यवहार पर्याप्त मात्रा में रहे। इन व्यवहारों या गुणों में कौन कौन से व्यवहार होते हैं जो कि हर नागरिक के अंदर पाए जाने चाहिए, जैसे कि त्याग की भावना होनी चाहिए, सहयोग की भावना होनी चाहिए, सहनशीलता होनी चाहिए, स्नेह होना चाहिए। ये सारे के सारे गुण जो हैं वो एक व्यक्ति को एक अच्छा नागरिक बनाते हैं, और ये सारे के सारे गुण जो हैं वो प्रजातंत्र का
मूल सिद्धांत का निर्माण करते हैं। प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अंदर हर नागरिक से यह अपेक्षा की जाती है कि उसके अंदर ये सारे गुण पाए जाएं। राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टीज़, ये आधार है प्रजातंत्र का। प्रजातंत्र और राजनीतिक दल जो हैं वो एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों को हम एक दूसरे के बिना इमेजिन नहीं कर सकते। जहाँ प्रजातंत्र है वहाँ राजनीतिक दल पाए ही जाएंगे। प्रजातंत्र में नागरिकों को राजनीतिक दल बनाने की स्वतंत्रता रहती है। कोई भी व्यक्ति जो है वो अपना एक पॉलिटिकल पार्टी बना सकता है और ये राजनीतिक दल अपने सिद्धांतों को जनता के सामने रखते हैं कि हम इन ऑब्जेक्टिव्स को लेकर हमने ये राजनीतिक दल बनाया है, हमारे सिद्धांत ये हैं, हमारे उद्देश्य ये हैं। और जनता को ये सिद्धांत अगर अच्छे प्रतीत होते हैं, अगर जनता को लगता है कि भाई ये एक बहुत अच्छे उद्देश्य को ध्यान में रख कर ये पॉलिटिकल पार्टी बनाई गई है या अच्छे प्रिंसिपल्स को बेस बनाकर ये पॉलिटिकल पार्टी बनाई गई है, तो उन्हीं दलों के उम्मीदवारों को जनता अपना मत देती है तथा चुने हुए प्रतिनिधि जो होते हैं वो सरकार का निर्माण करते हैं। यानी कि सरकार के निर्माण में जनता का योगदान बहुत महत्वपूर्ण होता है। राजनीतिक दलों के जो उद्देश्य होते हैं, जो सिद्धांत होते हैं, उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं या जो उनकी थ्योरीज होती हैं उससे इन्फ्लुएंस्ड होकर ही वोट कास्ट करता है। अगर वो उनके सिद्धांतों से प्रभावित हो जाता है तो उस राजनीतिक पार्टी को मत देता है और वो राजनीतिक पार्टी जो है वो सरकार बनाती है। तो राजनीतिक दल व्यक्ति को राजनीतिक शिक्षा भी प्रदान करते हैं कि किस प्रकार से राजनीति क्या होती है और राजनीति के अंदर किस प्रकार से व्यक्ति का रोल जो होता है, भूमिका जो होती है, वो कितनी महत्वपूर्ण होती है। तो ये सारा ज्ञान भी पॉलिटिकल पार्टीज़ देती हैं राजनीति के बारे में। लोक सेवा, पब्लिक सर्विस। प्रजातांत्रिक सरकार चूँकि जनता की सरकार होती है, क्योंकि हम बोल रहे हैं प्रजातंत्र यानी जनता का तंत्र, जनता के व्यवस्था, जनता की सरकार। तो ऐसी सरकारें जो होती हैं वो लोक कल्याण के लिए हमेशा तत्पर होती हैं। जनता की सेवा इसके अंदर इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि जनता की सरकार है, इसलिए जनता की सेवा बहुत ही महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है। प्रजातंत्र के अंदर जितनी भी प्रजा है या जनता है उसकी भलाई जो है उसको हमेशा ध्यान में रखा जाता है। द नेक्स्ट वन इज़ पब्लिक ओपिनियन, लोकमत। आप ये जानते हैं कि किसी भी पार्टी के निर्माण में या किसी भी पार्टी की जीत में या किसी भी सरकार की सक्सेस में जो पब्लिक ओपिनियन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है कि जनता जो है वो क्या ओपिनियन रखती है। लोकमत के आधार पर ही शासन का संचालन होता है और प्रजातंत्रीय सरकार लोकमत या जनमत की उपेक्षा नहीं कर सकती, क्योंकि जनमत या बहुमत जो होता है वो लोकतंत्र का मूल आधार होता है, बेस होता है। जिस तरह की पब्लिक की ओपिनियन होती है वो रिज़ल्ट के रूप में सामने आती है और वही जो रिज़ल्ट होता है वो सरकार बनाने में मदद करता है। क्योंकि अगर जनता किसी पॉलिटिकल पार्टी से नाखुश है तो उस कंडीशन के अंदर सरकार बनाना बहुत मुश्किल होगा, और अगर जनता किसी पॉलिटिकल पार्टी से खुश है, उसके जो सिद्धांत हैं उनसे खुश है, उसके काम से खुश है, तो उस कंडीशन के अंदर सरकार बनने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। तो लोकमत जो है, पब्लिक ओपिनियन, बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है डेमोक्रेसी के अंदर। रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन। लोकतंत्र में कोई भी राज्य या सरकारें अपनी इच्छा से शासन संचालन नहीं करती हैं। कानून के दायरे के अंदर सभी व्यक्ति रहते हुए कार्य करते हैं। कानून से बाहर जाकर किसी भी प्रकार का कार्य नहीं किया जाता। राज्य में किसी व्यक्ति या समूह की इच्छा सर्वोपरि न होकर कानून सब व्यक्तियों तथा संस्थाओं में सर्वोच्च होता है। लॉ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन चलता है। राष्ट्रपति से लेकर मंत्री या साधारण जनता तक, प्रधानमंत्री से लेकर साधारण जनता तक सभी व्यक्ति कानून के अधीन होते हैं। कानून का उल्लंघन करने पर सभी के लिए कानूनी दंड
एक समान निर्धारित रहता है। ऐसा नहीं होता कि उसके अंदर किसी के साथ भेदभाव किया जाता है। चाहे कितनी भी हायर पोस्ट पे व्यक्ति हो या कितनी भी लोअर पोस्ट पे व्यक्ति हो, सभी के लिए कानून समान होता है। राज्य के सभी व्यक्ति कानून के सामने समान रहते हैं। किसी भी प्रकार से जाति, भाषा, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव कानून में नहीं किया जाता। तो इस प्रकार की सुविधाएं जो हैं वो तानाशाही व्यवस्था में देखने को नहीं मिलती हैं। इसलिए प्रजातांत्रिक जो व्यवस्था है वो बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवस्था मानी जाती है। नेक्स्ट इज इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, स्वतंत्र न्यायालय। लोकतंत्र के अनेक सिद्धांतों में स्वतंत्र न्यायपालिका एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। स्वतंत्र न्यायपालिका से यहाँ तात्पर्य ये है कि सभी नागरिकों को निष्पक्ष व समान रूप से न्याय मिले, बिना किसी पक्षपात के समान दृष्टिकोण को रखते हुए सबको न्याय मिले। ये स्वतंत्र न्यायपालिका का तात्पर्य होता है। लोकतंत्र में चाहे कोई भी बड़ा हो, छोटा हो, सबके लिए न्यायाधीश जो है वो का निर्णय जो होता है वो एक समान होता है। उसके निर्णय में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता। इसलिए प्रजातंत्र में न्यायालय को व्यवस्थापिका व कार्यपालिका से स्वतंत्र रखा जाता है। शासन की अन्य प्रणालियों में न्यायालय जो होता है स्वतंत्र नहीं होता। नेक्स्ट हम बात करते हैं शासन शक्ति लोगों के पास, पावर विद द पीपल। प्रजातंत्र जैसा कि नाम से ही हमें पता चल रहा है, प्रजा का शासन, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन। प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली में संपूर्ण शक्ति प्रजा या जनता के हाथ में रहती है। लोग ही सरकार का गठन करते हैं। नागरिक ही मतदान के द्वारा एक निश्चित अवधि के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं और व्यक्ति अपने ही द्वारा बनी हुई सरकार में परिवर्तन ला सकते हैं। अर्थात व्यक्ति ही जनतंत्र का मूल आधार है। ऐसी सुविधाएं ना तो राजतंत्र में हैं और ना ही कुलीन तंत्र में प्राप्त होती हैं, क्योंकि शासक का चुनाव भी व्यक्ति कर रहा है और उस शासक को हटाने का काम भी व्यक्ति कर सकता है। तो सारे का सारी जो शक्ति है वो जनता के हाथ में होती है। तो शासन शक्ति लोगों के पास, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है डेमोक्रेसी का। मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। प्रजातंत्र का जो एक और सिद्धांत है वो है नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करना, फंडामेंटल राइट्स प्रदान करना। नागरिकों की भलाई के लिए सरकार ने लोगों को कुछ मूल अधिकार प्रदान किए हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं। ये मूल अधिकार समाज के सभी तबकों के लोगों के लिए होते हैं, चाहे वो किसी भी तबके का व्यक्ति हो, उसके पास ये मूल अधिकार सरकार द्वारा दिए जाते हैं। और इन अधिकारों की सुरक्षा का कार्य जो है वो सरकार करती है। तो मूल अधिकार बहुत ही महत्वपूर्ण है। मूल अधिकार एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है प्रजातंत्र के लिए, क्योंकि व्यक्ति के पास जो मूल अधिकार हैं वो व्यक्ति को उसकी पहचान दिलाते हैं, व्यक्ति के अस्तित्व को बनाए रखने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट वन इज स्वतंत्रता, लिबर्टी। लोकतंत्र का जो एक और मूल सिद्धांत है वो है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता से यह अभिप्राय है कि नागरिकों को अपने विचारों, भाषणों, लेख लिखने आदि की स्वतंत्रता होती है। यानी कि अपने विचारों की स्वतंत्रता है, उसको कुछ भी बोलने की स्वतंत्रता है, कुछ भी लिखने की स्वतंत्रता है। इस प्रकार से व्यक्ति को जीने की स्वतंत्रता है। तो स्वतंत्रता जो है वो नागरिकों को प्रदान की जाती है। तो इसके अंदर व्यक्ति जो है उसकी अभिव्यक्ति जो है, विचारों की अभिव्यक्ति जो है, उस पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण या प्रतिबंध नहीं होता। इस प्रकार से हमने देखा कि प्रजातंत्र के कुछ मूल सिद्धांत हैं और उन मूल सिद्धांतों में अपने समानता, भाईचारा, प्रत्यक्ष चुनाव, नागरिक गुण, राजनीतिक दल, लोक सेवा, लोकमत, कानून का शासन, स्वतंत्र न्यायालय, शासन शक्ति लोगों के पास, मूल अधिकार, स्वतंत्रता, ये सारे बेसिक प्रिंसिपल्स हैं
डेमोक्रेसी के जिनके ऊपर कि प्रजातंत्र आधारित होता है, जो कि उसके महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। अब हम बात करते हैं प्रजातंत्र के गुणों की, क्योंकि हमें मालूम है प्रजातंत्र यानी कि जनता का शासन है, तो इसमें बहुत सारे गुण पाए जाते हैं, क्योंकि जनता यहाँ महत्वपूर्ण हो जाती है। प्रजा जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो इसके गुणों की अगर हम बात करें, इसके मेरिट्स की अगर हम बात करें, प्रजातांत्रिक व्यवस्था के मेरिट्स की बात करें, तो सबसे पहला आता है जनमत पर आधारित। क्योंकि जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था है वो जनता के मत यानी कि पब्लिक ओपिनियन पर बेस्ड होता है। जैसी जनता की सोच होती है, जैसी जनता का मत होता है, वैसी ही सरकार का निर्माण होता है। क्योंकि जनता अपने ओपिनियन से किसी भी प्रतिनिधि का चुनाव करती है और वो प्रतिनिधि आगे सरकार का निर्माण करता है। तो ये प्रजातंत्र का सबसे बड़ा गुण है, क्योंकि प्रजातंत्र टोटली जनता की सहमति पर आधारित होता है। जनता की इच्छा जो है वो प्रजातंत्र का मूल आधार है, और प्रजातंत्र जनमत के कारण ही जीवित रहता है। तो इसलिए जितनी भी लोकतंत्रीय सरकारें होती हैं वो जनमत का आदर करती हैं, वो जनता को खुश करने का कोशिश करती हैं। जनता की जो मांग होती है, जनता की जो उम्मीदें होती हैं, उस पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करती हैं। नेक्स्ट वन इज़ सार्वजनिक कल्याण, पब्लिक वेलफेयर। ये बात हमने पहले भी की थी कि यहाँ पर किसी एक व्यक्ति के कल्याण की बात नहीं होती, क्योंकि जनता का शासन है तो जनता के कल्याण की बात इसमें होती है, सभी के कल्याण की बात इसमें की जाती है। इसलिए क्योंकि जनता की सरकार है, ये सरकार जनता के लिए होती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ये व्यवस्था लोक कल्याण, लोक सेवा तथा लोक हित को सबसे अधिक महत्व देती है। प्रजातंत्र सार्वजनिक कल्याण का एक साधन है। इसके अंतर्गत बिना किसी भेदभाव के सभी व्यक्तियों के हितों को ध्यान में रखा जाता है। किसी एक व्यक्ति का हित जो होता है वो महत्वपूर्ण नहीं होता, बल्कि सभी व्यक्तियों के हित जो होते हैं महत्वपूर्ण होते हैं, और उन हितों को ध्यान में रखते हुए किसी भी प्रकार से जाति, भाषा, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। समानता, स्वतंत्रता तथा भ्रातृत्व पर आधारित, बेस्ड ऑन इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी। जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था है उसमें समानता, स्वतंत्रता व भाईचारे को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। मैंने अभी आपको बताया कि इसके अंदर जाति, भाषा, धर्म, लिंग आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। इसलिए इससे राष्ट्रीय एकता जो है वो मजबूत होती है। जब लोगों को पता है कि हर व्यक्ति के साथ समान व्यवहार होगा, तो उस कंडीशन के अंदर उनमें एक यूनिटी डेवलप होती है, एक एकता जो होती है वो मजबूत होती है। समाज की जो संकीर्ण सोच है वो उसको समाप्त करने के अंदर ये प्रणाली बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। ये प्रणाली सभी के विकास के लिए समान अवसर सुलभ कराती है। समाज के सभी वर्ग के लोग जो हैं वो कानून की दृष्टि से समान माने जाते हैं, और इसके द्वारा समाज के नागरिकों को समान रूप से अपने विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है। सभी स्वतंत्र होते हैं अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए, उस पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता, जिसके कारण कि राष्ट्रीय एकता की भावना जो है वो विकसित होती है। तो इसमें भाईचारा बना रहता है, अपने विचारों को प्रकट करने की स्वतंत्रता होती है, और कानून की दृष्टि से सभी व्यक्ति समान होते हैं। नेक्स्ट वन इज़ पॉलिटिकल ट्रेनिंग, राजनीतिक प्रशिक्षण। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रजातंत्र का गुण है, क्योंकि राजनीतिक व्यवस्था है तो राजनीतिक व्यवस्था का प्रशिक्षण जो है वो प्रजातंत्र के द्वारा प्रदान किया जाता है। क्योंकि जो भी प्रजातंत्र में जनता के लिए जनता के द्वारा बनाई गई सरकार होने के कारण लोगों के राजनीतिक ज्ञान में वृद्धि होती है, क्योंकि लोगों का इन्वॉल्वमेंट इसमें डायरेक्ट होता है। जब तक आप किसी राजनीतिक व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक आप उसका हिस्सा नहीं बन सकते।
आप लोगों ने देखा भी होगा कि जब इलेक्शंस आते हैं तो चाहे वो चाय की थड़ी हो या टीवी के आगे न्यूज़ चल रही हो, तो ज़्यादातर लोग जो हैं उस दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों की चर्चा करते हैं। उनकी चर्चा का विषय जो होता है वो राजनीतिक पार्टियां होती हैं या जो प्रतिनिधि होते हैं राजनीतिक दलों के, वो उनकी चर्चा का विषय होते हैं। तो लोगों के अंदर एक अवेयरनेस देखने को मिलती है। वो जानने की कोशिश करते हैं कि कौन सी राजनीतिक दल जो है उन्होंने क्या क्या काम किया है या हमें सरकार किसकी लानी है। ये एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है। तो इसलिए लोग जो हैं वो बहुत बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेते हैं, उसके बारे में अधिक से अधिक जानने की प्रयास करते हैं, जिससे कि उनके राजनीतिक ज्ञान में वृद्धि होती है। क्योंकि जनता जो है वो प्रजातंत्र से सीधी जुड़ी हुई है, इसलिए राजनीतिक शिक्षा, प्रशिक्षण, मतदान, इसकी जानकारी जो है वो जनता को प्राप्त होती है। उस टाइम पे ट्रेनिंग दी जाती है कि किस प्रकार से आपको अपने वोट कास्ट करने हैं, किस प्रकार से अपना मतदान करना है। मतदान करते वक्त आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी चाहिए, आप पार्टी को ध्यान में रखेंगे या जो प्रतिनिधि खड़ा हुआ है उसको ध्यान में रखेंगे, या आप जाति के आधार पर वोट कास्ट कर रहे हैं या व्यक्ति की योग्यता के आधार पर वोट कास्ट कर रहे हैं। तो ये सारी की सारे जो ट्रेनिंग है वो लोगों को मिल जाती है। गेटल ने कहा था कि प्रजातंत्र नागरिकों के प्रशिक्षण के लिए विद्यालय का काम करता है। तो दिस डेमोक्रेसी वर्क्स एज अ स्कूल, एक विद्यालय की तरह काम करता है जो कि लोगों को ट्रेनिंग देता है अबाउट पॉलिटिक्स, राजनीति के बारे में। तो इसलिए प्रजातंत्र जो है एक बहुत ही अच्छा साधन होता है पॉलिटिकल ट्रेनिंग का। किसी भी व्यक्ति को अगर राजनीति के बारे में जानकारी नहीं है तो उसे इलेक्शंस के दौरान या उससे पूर्व सारी की सारी ट्रेनिंग जो है वो सोसाइटी के अंदर, सोसाइटी के लोगों के द्वारा, मीडिया के द्वारा, न्यूज़पेपर के द्वारा, बुक्स के अंदर लिखे हुए आर्टिकल्स के द्वारा ये ट्रेनिंग मिल जाती है कि किस प्रकार से वह राजनीति के अंदर पार्ट ले सकता है, और राजनीति के अंदर उसे जब अपनी सरकार बनानी है तो उसे कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो ये सारी पॉलिटिकल ट्रेनिंग जो है वो उसे प्रजातंत्र में मिल जाती है। देश प्रेम की भावना में वृद्धि। देखिए, लोकतंत्र का एक गुण यह है कि इससे देश प्रेम की भावना में वृद्धि होती है। प्रत्येक नागरिक को ये पता होता है कि वह खुद सरकार का निर्माता है, वह खुद सरकार को बनाएगा, इसलिए ऑटोमेटिक उसके अंदर राष्ट्र प्रेम की भावनाएं आती हैं। जब आपका अपना इन्वॉल्वमेंट किसी चीज़ में ज़्यादा होता है तो आप नो डाउट आपके अंदर उसके लिए अटैचमेंट भी जुड़ जाता है, आप उससे अटैच भी हो जाते हैं। तो आप अपने देश के प्रति प्रेम की भावना से ओतप्रोत हो जाते हैं, क्योंकि उस देश के अंदर शासन व्यवस्था का जो चुनाव है, शासक का जो चुनाव है, वो आपके हाथ में है। और ये बहुत बड़ी फीलिंग होती है कि आपका बहुत बड़ा योगदान है अपने देश के शासक के चुनाव में। तो इससे देश प्रेम की भावना जो होती है वो व्यक्ति के अंदर बढ़ जाती है, और व्यक्ति जो है वो देश के कानून को भी बहुत ही आदर और सम्मान देता है। नेक्स्ट वन इज़ न्याय की कामना, अटेनमेंट ऑफ जस्टिस। लोकतंत्र में न्याय को महत्व दिया जाता है क्योंकि इसमें कानून के शासन की प्रमुखता होती है। सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी क्षेत्रों के अंदर न्याय पाने का अधिकार रहता है। इस प्रकार ये कहा जाता है कि अन्य प्रणालियों की तुलना में यह सर्वाधिक न्यायप्रिय प्रणाली होती है। जैसे कि आपको पहले भी बताया था कि बिना किसी भेदभाव के सभी व्यक्तियों को समान न्याय दिया जाता है। न्याय की दृष्टि से सभी व्यक्ति समान हैं। तो यहाँ पर ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इसका प्रजातंत्र का गुण होता है। नेक्स्ट इज़ उदारवादी सरकार, लिबरल गवर्नमेंट। प्रजातंत्र में शासन की प्रकृति उदारवादी होती है। परिस्थितियों के अनुसार राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक तथा जीवन के अन्य क्षेत्रों के अंदर सुधार संभव हो सकते हैं। इसी प्रकार समयानुसार, आवश्यकता अनुसार प्रजातंत्रीय सरकारें जो होती हैं वो संविधान में संशोधन भी करती रहती हैं।
जो कि अन्य सरकारों के अंदर पॉसिबल नहीं होता। उदारवादी होती है, लिबरल होती है, अब चाहे तो उसके अंदर कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम एंड नीड। आपका समय के अनुसार या आवश्यकता के अनुसार आप चाहें तो सरकार जो है वो संविधान के अंदर संशोधन करती रहती है। कई कानूनों में संशोधन जो है वो वक्त के साथ हुए हैं। तो हमने देखा कि प्रजातंत्र के गुणों में बेस्ड ऑन पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक वेलफेयर, बेस्ड ऑन इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी, पॉलिटिकल ट्रेनिंग, पैट्रियटिज्म, अटेनमेंट ऑफ जस्टिस एंड लिबरल गवर्नमेंट, ये सारे के सारे प्रजातंत्र के गुण हैं। अब किसी भी सरकार के गुण के साथ साथ उसके अंदर कुछ दोष भी होंगे। ऐसा नहीं होता कि कोई भी व्यवस्था जो है वो अपने आप में पूर्ण होती है। तो प्रजातंत्र के जहाँ कुछ गुण हैं तो वहाँ कुछ दोष भी इसमें देखने को मिलते हैं। अन्यथा ये प्रजातंत्र जो है एक बहुत ही अच्छी शासन प्रणाली है, लेकिन फिर भी व्यवहार रूप के अंदर हम देखें तो इस शासन प्रणाली के अंदर कुछ दोष भी देखने को मिलते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि कोई भी व्यवस्था पूर्णतया दोष विहीन हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो इसकी भी कुछ दोष हैं, कुछ कमियां हैं। अगर हम पहली कमी या दोष की बात करें तो वह है अयोग्यों का शासन, अ कल्ट ऑफ इनकम्पिटेंस। प्रजातंत्र सामान्य भीड़ के सिद्धांत पर आधारित शासन है, अतः इसमें गैर जिम्मेदारों का शासन होता है। यूनानी दार्शनिक जो प्लेटो थे उन्होंने इसे अज्ञानता का राज्य कहा था। इस कारण से कई बार होता है कि हम ऐसे लोगों का चुनाव कर लेते हैं जो कि योग्य नहीं होते, शासन करने के योग्य नहीं होते। तो उस कंडीशन में हम कई बार जाति को ध्यान में रखकर व्यक्ति का चुनाव कर लेते हैं, कई बार पार्टी को ध्यान में रखकर व्यक्ति का चुनाव कर लेते हैं। हम व्यक्ति की योग्यता को ध्यान में रखकर चुनाव उतने अच्छे से नहीं कर पाते। अगर हम उसकी योग्यता को ध्यान में रखकर चुनाव नहीं करते हैं तो उस कंडीशन के अंदर एक तरह से ये अयोग्यों का शासन हो जाता है। और जब अयोग्यों का शासन होता है तो वो एक प्रजातंत्र का दोष हो जाता है। ऐसी कंडीशन के अंदर जो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा है उसको सदैव खतरा बना रहता है। और ऐसा इन जनरल होता है कि लोग जो हैं वो किसी भी प्रतिनिधि की योग्यता को कम ध्यान देते हैं, उसको जाति को ज़्यादा ध्यान दे देते हैं, या फिर उस व्यक्ति के अपने क्षेत्र विशेष से जुड़े हुए होने को ज़्यादा ध्यान दे देते हैं, या फिर वो किस पार्टी का है उस पार्टी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे देते हैं। तो ये एक इसका सबसे बड़ा दोष है कि अगर योग्य व्यक्ति का चुनाव नहीं किया जाता है तो उस कंडीशन के अंदर वो बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है कि उस व्यक्ति को आप पूरे शासनकाल में झेलते हैं और किसी भी प्रकार का काम नहीं करता है। नेक्स्ट इज कोरा आदर्शवाद, होलो आइडियलिज्म। प्रजातंत्र में आदर्शवाद की भावना जो है वो प्रबल रूप से पाई जाती है। हम मान के चलते हैं कि आदर्शवादी एक भावना होती है, लेकिन ये आदर्शवाद जो है वो दिखावा जैसा हो जाता है। ये समानता स्वतंत्रता की दुहाई तो देता है, लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं होता। इन दोषों के संदर्भ में बर्क ने कहा था कि प्रजातंत्र समानता का एक भयानक प्रपंच है। यानी दिखाई तो दे, मतलब ऐसा हम सोचते तो हैं कि प्रजातंत्र के अंदर सभी व्यक्तियों से, सभी जनता से, सभी नागरिकों से समान रूप से व्यवहार किया जाएगा, लेकिन वास्तविक धरातल पे जब हम देखते हैं तो ऐसा नहीं होता। आज किसी भी देश में वास्तविक लोकतंत्र नहीं है। हम वहाँ पर ये जो आदर्शवाद की जो भावनाएं हैं वो सिर्फ बातों में दिखाई देती हैं, व्यवहार रूप में नहीं दिखाई देती। क्योंकि कई बार ये चीज़ें देखने को मिलती हैं राजनीति के अंदर भी कि जाति, भाषा, धर्म के आधार पर भेदभाव किया जाता है। तो ये एक प्रजातंत्र का दोष है कि जैसा दिखाई देता है वैसा होता नहीं है। कई बार ऐसा वो देखने को मिलता है। धनी लोगों का शासन, गवर्नमेंट ऑफ द रिच, क्योंकि जो प्रजातांत्रिक प्रणाली है उसमें चुनावों के अंदर बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। एक साधारण जो नागरिक है जिसके पास 2 दिन की रोटी जो है वो अपने लिए अवेलेबल नहीं कर सकता, एक गरीब व्यक्ति वो चुनाव नहीं लड़ सकता। जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, क्योंकि चुनाव में बहुत खर्च करना पड़ता है, चाहे उस चुनावों का प्रचार हो उसके अंदर या लोगों को खिलाना पिलाना हो, उसके अंदर बहुत अधिक खर्चा होता है। तो इस खर्च को
मात्र कुछ जो धनी लोग हैं वही वहन कर सकते हैं। अतः चुने हुए प्रतिनिधि जो संसद में या विधान मंडलों में चुनकर जाते हैं वो ज़्यादातर धनी लोग होते हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि कोई गरीब व्यक्ति है, उसको अगर कोई किसी पार्टी ने बहुत अधिक सपोर्ट कर दिया या वहाँ के जो धनी लोग हैं उन्होंने कुछ सपोर्ट कर दिया, तो उस कंडीशन में एक गरीब व्यक्ति पॉलिटिक्स में जाता है। अदरवाइज मोस्टली जो लोग पॉलिटिक्स में जाते हैं वो रिच होते हैं, धनी होते हैं। अतः प्रजातांत्रिक व्यवहारिक रूप से धनिकों का शासन कहा जा सकता है। धनी लोग पैसे के बल पर निर्धनों के वोट खरीदते हैं और विजयी उम्मीदवार बनते हैं। लोगों को खिलाया पिलाया जाता है, पैसे बांटे जाते हैं और उसके बाद में उनसे वोट खरीद लिए जाते हैं। ज़्यादातर हमने देखा कि चुनावों के अंदर जो प्रत्याशी होते हैं, आप लोगों ने खुद ने भी इस चीज़ को देखा होगा कि जब चुनाव आते हैं तो जो भी प्रत्याशी खड़े होते हैं वो प्रत्याशी पानी की तरह पैसा बहाते हैं जीतने के लिए। तो एक तरह से ये जो शासन है वो धनी लोगों का शासन है। समय और धन का दुरुपयोग, मिसयूज ऑफ वेल्थ एंड टाइम। अभी मैंने आपको बताया कि लोग पानी की तरह पैसा बहाते हैं। तो प्रजातांत्रिक प्रणाली का एक दोष ये भी है कि इसमें धन और समय दोनों का अपव्यय होता है। इसमें चुनाव, मंत्रियों व प्रतिनिधियों की तनख्वाह आदि में अत्यधिक धन खर्च होता है। आप देखेंगे जितने भी मंत्री हैं उनकी जो सैलरी है वो कितनी अधिक होती है, कितनी ज़्यादा होती है। उनको जो सुविधाएं दी जाती हैं वो उन पर खर्च कितना ज़्यादा होता है, चुनावों पर कितना ज़्यादा खर्च होता है। तो इसे गैटेल ने तो कहा था कि ये केवल धन की बर्बादी होती है और बाद में व्यर्थ के वाद विवाद होते हैं तो उससे समय की भी बर्बादी होती है। जब इलेक्शंस होते हैं तो आप एग्जिट पोल वगैरह के अंदर जब न्यूज़ के अंदर देखते हैं तो एक पार्टी का जो नेता है वो दूसरे पार्टी के नेता पर कीचड़ उछालता हुआ दिखता है या उनकी बुराइयां करता हुआ दिखता है। व्यर्थ के वाद विवाद और बहस होते हैं जो कि कुछ टाइम पीरियड के लिए होते हैं। जब इलेक्शंस हो जाते हैं उसके बाद में रिजल्ट्स निकल जाते हैं, उसके बाद ये सब चीज़ें इतनी कॉमन नहीं होती। लेकिन उससे पहले का जो समय होता है वो टोटली वेस्ट, सिर्फ एक वाद विवाद झगड़े के अंदर बर्बाद होता है। तो हम देखते हैं कि इसके अंदर समय और धन दोनों का दुरुपयोग होता है। राजनीतिक दलबंदी, प्रजातंत्र में चूंकि बहुमत को महत्व दिया जाता है तो कोई भी राजनीतिक नेता अपने स्वार्थ के कारण एक दल से दूसरे दल में चले जाते हैं। ये भी बहुत अधिक देखने को मिलती है पार्टी पॉलिटिक्स की। आराम से कोई भी राजनीतिक दल का नेता जो होता है वो एक दल को छोड़ के दूसरे दल में चला जाता है। और वर्तमान समय के अंदर अभी कुछ समय पहले भी आपने इस तरह का सीन देखा होगा कि किस प्रकार से एक दल का नेता दूसरे दल के अंदर जाने के लिए आतुर था, या कैसे पैसे के कारण या किसी पार्टी पॉलिटिक्स के कारण व्यक्ति जो है वो पार्टी के अंदर किसी प्रकार के ग्रीवेंसेस होते हैं तो उसके कारण कोई नेता जो है वो अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी के अंदर चला जाता है, यानी कभी भी वो अपना दल बदल लेता है। तो ऐसे कई उदाहरण वर्तमान समय के अंदर हमको देखने को मिलते हैं। अगर तो ये राजनीतिक दलबंदी जो है जिसके अंदर कि एक दल का नेता दूसरे दल में चला जाता है, अपनी पार्टी बदल लेता है, ये प्रजातंत्र का एक बहुत बड़ा दोष है। क्योंकि कहीं ना कहीं इससे उस पार्टी की जो गरिमा है वो उस पर ठेस लगती है। उस पार्टी के अंदर उससे जुड़े हुए जो लोग हैं या लोगों की जो भावनाएं उस पार्टी के साथ जुड़ी हुई हैं उन भावनाओं को ठेस लगती है। नेक्स्ट वन इज संख्यात्मक शासन प्रणाली, न्यूमेरिकल एडमिनिस्ट्रेशन। लोकतंत्र प्रणाली भीड़ तंत्र को आश्रय देने वाली प्रणाली है। इसमें संख्या का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। सदस्यों की संख्या जो होती है उसको बहुत अधिक ध्यान दिया जाता है, उनके गुण और योग्यता पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। यानी कि भीड़ इम्पॉर्टेंट है, जो उनके गुण और योग्यता है दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। इस व्यवस्था में योग्य व जो बुद्धिजीवी या अल्पसंख्यक जो हैं उनका ध्यान नहीं रखा जाता। कौन कैपेबल है, कौन कितना इंटेलेक्चुअल है। अगर कोई व्यक्ति बहुत कैपेबल है, इंटेलेक्चुअल है, लेकिन उसके पीछे अगर भीड़ नहीं है तो उस व्यक्ति को इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाएगा।
तो इसलिए हम देखते हैं कि इस प्रशासन प्रणाली के अंदर इंटेलेक्चुअल लोग जो होते हैं जनरली अपने आप को दूर रखते हैं। देखिए, ना तो वो इस तरह के कोई डिस्कशंस होते हैं उनमें पार्टिसिपेट करते हैं, ना एज अ पार्टिसिपेंट वो लोग खड़े होते हैं, ना वो किसी पार्टी को ज्वाइन करते हैं, ना कभी उस पार्टी का हिस्सा बनते हैं, क्योंकि माना जाता है कि राजनीति एक बहुत ही गंदी व्यवस्था हो गई है, एक दलदल के समान है। इस तरह की सोच रखी जाती है। तो जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं उनका इग्नोरेंस होता है, क्योंकि यहाँ संख्या महत्वपूर्ण है, योग्यता इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा दोष इसका है। इससे जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं वो इस प्रणाली से हमेशा खफा रहते हैं, नाराज़ रहते हैं, और वो अपना इन्वॉल्वमेंट इसमें शो नहीं करते। नेक्स्ट वन इस दृष्टिकोण से गलत, अनसूटेबल फॉर मॉरल पॉइंट ऑफ व्यू। अगर हम मॉरल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसमें प्रचार जो है ईमानदारी का किया जाता है, लेकिन इसका आधार जो होता है वो झूठ और निंदा होता है। चुनावों के दौरान आप देखते हैं कि प्रचार और प्रतिचार के कारण देश का राजनीतिक वातावरण दूषित हो जाता है। सब पार्टीज एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालती हैं, एक दूसरे की गलतियों को लोगों के सामने रखती हैं, एक दूसरे को के लिए अशिष्ट भाषा का उपयोग करते हैं। समाज में जो व्यक्ति करिश्माबाज हो जाता है और वही जन नेतृत्व भी करने लगता है, यानी जिसका करिश्मा चल जाता है, जो कि कैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी होल्ड करने वाला व्यक्ति होता है, वो व्यक्ति जनता का नेतृत्व करने लगता है। अब ये कैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी कितने लंबे समय तक चलती है कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इसका जो दृष्टिकोण है वही गलत होता है कि ये मानकर चला जाता है कि अगर आपको सफल होना है तो दूसरे को विफल दिखाना पड़ेगा आपको। आप दूसरे को खुद को सही बताने के लिए दूसरे को गलत बताना पड़ेगा। ये इस पॉइंट ऑफ व्यू पर काम किया करता है, जो कि मॉरली गलत है। मॉरल पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ गलत है कि आप खुद को सही बताने के लिए किसी और को गलत बताओ। प्रजातंत्र के अंदर एक जो राजनीतिक दल है वो अपनी अच्छाइयों को बताने के लिए या अपनी अच्छाइयों को बताने के बजाय दूसरे जो राजनीतिक दल हैं उनकी बुराइयों को लोगों के सामने ज़्यादा रखते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जहाँ प्रजातंत्र जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवस्था है, वहीं इसके अंदर कुछ दोष भी हैं, और इन दोषों को दूर करके प्रजातांत्रिक व्यवस्था को और भी अच्छा बनाया जा सकता है। ज़रूरी है कि जनता का जो योगदान है वो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उस जनता का योगदान जो है वो एक सही डायरेक्शन के अंदर होना चाहिए। तो हमने देखा कि प्रजातंत्र के दोष कौन कौन से हैं। अयोग्यों का शासन, कोरा आदर्शवाद, धनी लोगों का शासन, धन और समय का दुरुपयोग, राजनीतिक दलबंदी, संख्यात्मक शासन प्रणाली, दृष्टिकोण से गलत। ये सारे के सारे प्रजातंत्र के दोष हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने प्रजातंत्र के गुण, प्रजातंत्र के दोष और उसके जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उनकी बात की।